हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी और शानदार तरीके से कर रहे होंगे। और जैसा आप जानते हैं हमारी जो AKTU की इंजीनियरिंग मैथ 2 की यूनिट 1 की वन शॉट अपलोड हो चुकी हैं। बट ये आज की वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चन की सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं और जो टॉप 20 क्वेश्चन थे उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, तो वो आप क्वेश्चन देख सकते हैं और उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लेकर आए कि स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हाँ इनका सॉल्यूशन करा दीजिए, जिससे जब हम एग्जाम देने जाएं तो हमें पूरी वीडियो को ना देख के इनका हम एक बार रिवीजन कर लें। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट, यदि कोई यूनिट 1 करके चला जाए और यूनिट 1 से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर ये आपने 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए और 20 क्वेश्चन की ये वीडियो पूरी एंड तक देखी तो गारंटी है इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम सेम यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 पांचों यूनिट के आपके पास टॉप 20 क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी हम लेकर आएंगे। बाकी के यूनिट्स की भी सॉल्यूशन आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपको, एकदम वीडियो को एंड तक देखिए। सॉल्यूशन के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये आपकी PDF नोट्स कहां पर मिलेगी, बट वीडियो को आपको एंड तक देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को, प्यारे से लेक्चर को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल है। क्या चैनल का नेम है? बीटेक पॉली। AKTU के बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग मैथ 2 यूनिट 1 है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी वन शॉट पहले से ही अपलोड है। अगर जिस स्टूडेंट ने वन शॉट वीडियो देख रखी है तो वेल एंड गुड, नहीं भी देख रखी है तो पहले वन शॉट वीडियो को जाके देखे, देन उसके बाद ये 20 क्वेश्चन करे। ठीक है, तभी मजा आएगा क्योंकि वहां से कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं कंसेप्ट आपको थोड़ा ही बहुत बताने वाला हूँ, बाकी की क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला ही क्वेश्चन है कि फाइंड द ऑर्डर। 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि इसमें ये जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है इसका ऑर्डर और डिग्री आपको फाइंड आउट करना है। 2 मार्क्स में आया हुआ है क्वेश्चन AKTU के एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखकर, तो हमने आपको बताया कि ऑर्डर और डिग्री कब आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कि डिग्री आप कब फाइंड आउट कर सकते हैं, कि सर डिग्री तो हम जब आप फाइंड आउट कर सकते हैं जब ना तो वो जो आपके पास इक्वेशन है वो रेडिकल फ्री रेडिकल होनी चाहिए और पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अब देखते ही बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे सर इसमें तो पता ही नहीं चल रहा, तो और ऑर्डर क्या होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब कितनी बार उसमें डेरिवेटिव हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। और उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ही पावर को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डिग्री या फिर पावर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इक्वेशन जो आपके पास दी है वो सेम एज इट इज लिख ली। उसके बाद हमने क्या करा, ये जो d²y/dx² है इसको दूसरी साइड ले गए, वो भी माइनस में। जब ये माइनस में आया तो दोनों तरफ हमने इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर इनटू बोथ साइड करा। जब आप स्क्वायर इनटू बोथ साइड करेंगे तो ये स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर ये जो साइन था वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब की बार आ गई। अब आपके पास नई इक्वेशन ये बन के आई है, नई इक्वेशन ये है। अब इस नई इक्वेशन में आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है, कि सर यहाँ पर तो एक बार डेरिवेटिव हो रहा है और यहाँ पर कितनी बार है? 2। तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है यहाँ पर? 2। तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। अब उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ही पावर देखनी है, यहाँ पर पावर कितनी है? 2। तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 2। कोई स्टूडेंट ये नहीं बोलेगा कि सर इसकी डिग्री तो 3 है, सबसे ज्यादा तो डिग्री इसकी है। इसमें ये देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितनी बार है? 1 बार, जबकि यहाँ पर कितनी बार है? 2 बार। तो जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी पावर आपको चेक करनी होगी, तब जाके आप उसकी डिग्री बताएंगे। ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है दिस। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि आप देखेंगे इधर साइड भी आपके पास PI पार्टिकुलर इंटीग्रल है और इधर साइड भी आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। ठीक है, तो CF निकालते हैं और PI निकालते हैं, तभी तो आप पूरे उसको निकालते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है D ऑपरेटर में, तो D ऑपरेटर से सबसे पहले ये आपने इक्वेशन लिखी। उसके बाद इस D ऑपरेटर वाली इक्वेशन को ही आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। और ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं कि सर जहां पर D होगा उसकी जगह M पुट करना होगा और जहां पर Y
होगा तो उसकी जगह 1, जहां पर d है उसकी जगह m पुट करिया और y की जगह क्या पुट करा, 1 पुट करा और इस तरफ क्या मान लिया आपने, 0 मान लिया। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप फैक्टराइजेशन मेथड से मेथड करें, वो फैक्टर करेंगे तो होंगे नहीं, बाय यूजिंग द श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है, माइनस के b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस के 4ac/2 है। इससे जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो वैल्यू आप रख देंगे। जब दोनों ही वैल्यू यहाँ पर सभी वैल्यू को पुट करेंगे और देन उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद m के पास m की वैल्यू ये आएगी प्लस माइनस i√3। तो ये क्या होता है, अल्फा प्लस माइनस i बीटा, ये आपके पास होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री ये जो आपके पास रूट्स आए हैं ये इमेजिनरी रूट्स आए, तो इमेजिनरी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री का फॉर्मूला ये होता है, CF का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, तो इसकी जगह आपने क्या रख दिया, 1 रख दिया। उसके बाद बीटा की वैल्यू कितनी है, 3, तो बीटा जहां पर है उसकी जगह आपने √3 पुट कर दिया। तो ये आपके पास क्या आ जाता है स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपके पास आ गया। उसके बाद हम निकालते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल मतलब PI होता है तो 1/f(d) × q। देखिए ये f(d) होता है, f(d) हम इसको बोलते हैं, ये जो आपके पास d ऑपरेटर वाली है इसको हम f(d) बोलते हैं। और मल्टीप्लाई q वाली टर्म ये होती है जो इज इक्वल टू के राइट हैंड के साइड में होती है। तो ये आपके पास मैंने लिख ली। अब यहां पर आप देखिए दो फंक्शन है, एक तो ये टर्म है आपके पास और एक ये टर्म है, तो दो टर्म आ रही है और बीच में प्लस का साइन है, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करिए और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करिए। तो दोनों को हमने अलग अलग कर लिया, इसको इसके साथ लिख लिया, देन उसके इसके साथ लिख लिया, ठीक है। तो दोनों को अलग कर लिया। अब आप जानते हैं यहां पर यदि किसी ने वन शॉट हमारी वीडियो देख रखी होंगी तो वो समझ जाएगा कि हाँ कहीं पर भी e की पावर x होता है तो सबसे पहले इसको इधर लेकर आते हैं, तो d की जगह यहां पर इसका a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, तो इस d की जगह यहां पर क्या रखना होगा, आपको 1 पुट करना होगा। तो यहां पर आप क्या पुट करेंगे, 1 पुट आप कर देंगे, d+1, ठीक है। तो यहां पर आपने लिख लिया, सबसे पहले हमने P1 पार्ट लिया है, आप चाहे P2 पार्ट, P1 और P2 दो पार्ट्स आपने मान लिए। तो सबसे पहले यहां पर हमने d² - 2d प्लस के 4e की पावर x cos x, इस e की पावर x को हम इधर लिया है, तो ये हमने लिया है नेक्स्ट स्टेप में। और इस d की जगह आपको d+1 पुट करना होगा, क्योंकि इस e की वैल्यू यहां पर e की पावर ax ही तो होता है। अगर किसी ने हमारी वन शॉट देख रखी होगी तो आपको पता होगा कि e की पावर क्या है, यहां पर 1x है, तो इस a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, तो इस d की जगह आपको पुट क्या करना है, तो d+a पुट करना होता है, और a की वैल्यू क्या है 1, तो d+1 आपको पुट करना होगा। तो d+1 माइनस के यहाँ पर भी d की जगह d+1 पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर को फॉर्मूला ओपन करेंगे, फॉर्मूला ओपन कर लिया, इस 2d से ये 2d कैंसिल आउट, जो रिमेनिंग टर्म बच गई है वो हमने नीचे लिख ली, और cos x हमारा चल ही रहा है साथ के साथ। अब यहाँ पर इस देखिए cos ax वाला और sin ax वाला हमने पार्टिकुलर इंटीग्रल में केसेस पढ़ाए, तो वो आपने देख रखे होंगे। और तो इस d की जगह आपको क्या पुट करना होगा, सर कहीं पर भी a आता है, अगर a है तो उसकी जगह आप क्या पुट कर रहे हैं, a माइनस के a² पुट करते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है सर 1 है, तो माइनस के 1², देखिए ये 1² माइनस के 1² है, मतलब -1 ही आएगा। ये 1 का स्क्वायर पूरे होल का स्क्वायर नहीं है, कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि ये पूरे होल का है तो सर 1 क्यों नहीं लिखा। देखिए ये माइनस अलग है और 1 का स्क्वायर अलग है, ठीक है ना, माइनस है ये -1², तो यहां पर माइनस के 1² जब आप पुट करेंगे तो -1 ही रहेगा, +3 इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बचेगा, तो ये आपके पास P1 आपके पास आ जाएगा। तो P1 निकाल लिया आपने, सेम एज इट इज आपको P2 निकालना है, तो P2 के लिए जो आपके पास दूसरी टर्म थी P2 वाली ये लिख ली। अब यहां पर कोई स्टूडेंट ये सोचेगा कि हाँ सर आपने यदि वन शॉट वीडियो देखी होंगी, तो मैं बार बार वन शॉट वीडियो को इसलिए सजेशन कर रहा हूं क्योंकि वहां से आपके सभी केसेस कहां पर कौन सा केसेस अप्लाई होगा तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट करेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 से डिवाइड करा, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां पर एक फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin a cos b का फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूले को हम यहां पर क्या कर देंगे, यूज करेंगे। तो सेम ऐसे यहां पर हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए 2 से, जैसे आप 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है 2 sin a cos b। तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है
साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर x प्लस 3x कितने हो गए, 4x हो गए। और इसके अकॉर्डिंग देखिए माइनस के ये बचेगा माइनस के साइन माइनस के 2x होता है, ठीक है। और ये माइनस क्या आ जाता है स्टूडेंट, बाहर आ जाता है, ये आपने पढ़ाई होगा, साइन 2x आपके पास हो जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद अब ये आपको अगेन फिर दो पार्ट्स बन गए, एक पार्ट ये बन गया, अगेन एक दो पार्ट दूसरी टर्म ये हो गई। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे देन उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। दो पार्ट्स अगेन बन गए यहाँ पर। तो सेम ऐसे ही इस डी को ये जो डी ऑपरेटर वाली टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई करी। अब वही केस जो साइन ए एक्स और कॉस बी एक्स वाला केस था वही आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की वैल्यू 4 है, तो -4 का स्क्वायर आपको पुट करना होगा। -4 का मतलब क्या होता है, माइनस के 16। तो -4 का स्क्वायर माइनस के 2d, ओनली डी स्क्वायर की जगह आपको पुट करना होता है साइन के केसेस में। यहाँ पर भी आपको माइनस के 2, क्योंकि इसका यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो इसलिए -2 माइनस के 2d प्लस के 4। जो वैल्यू इससे अगर कोई इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, जो भी सॉल्व करने के बाद रिमेनिंग टर्म जो बच जाती है, देखिए ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2 सभी का है, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा 1/4 चौक 16 माइनस के 16 माइनस के 2d प्लस के 4 और देन उसके बाद साइन 4x, ठीक है। ये बचा माइनस के 4 और प्लस के 2d, सॉरी माइनस के 2d और प्लस के 4, देन उसके बाद साइन 2x ये बचेगा आपके पास। और इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट और ये इसमें से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस के 12, उसमें से फिर 2 को हम पूरे में से, क्योंकि यहाँ पर भी 2d है और यहाँ पर भी 2 कॉमन इजी लिया जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4 आपके पास। यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए ये आपके पास 4 से 4 कैंसिल आउट, उसके बाद यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 12 माइनस के 2d, उसमें से 2 कॉमन हम ले लेंगे, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और ये पूरे में से कॉमन यहाँ पर भी 2, तो 2 दूनी कितने हो गए, यहाँ पर 4 हो जाएंगे। तो 1/4 कुछ इस टाइप से आपके पास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिख लिया, तो 1/2 ये अभी फिलहाल, तो देन उसको सॉल्व किया तो ये आ गया, देन उसको सॉल्व किया तो ये, उसमें से माइनस के 2 हमने यहाँ पर पूरे में से 2 कॉमन लिया है, पूरे में से 2 कॉमन लिया तो d + 6 बचेगा या नहीं, बचेगा या नहीं, d + 6 और यहाँ से भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करा, अब देखिए अब d वाली संख्या बची है, अब d, अब जब ऐसा केसेस होता है तब उसमें हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे रेशनलाइज करते हैं, क्योंकि डी स्क्वायर हमें बनाना है तो ऊपर नीचे माइनस के साइन से रेशनलाइज करिए तो d - 6 और नीचे एक स्क्वायर फॉर्मूला बनता ही है d² माइनस के 36 साइन 4x माइनस के 1/d का मतलब होता है, देखिए कहीं पर भी 1/d हो तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस के cos 2x और 2x का अगेन करेंगे तो 2 होगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन हमने आपको बताई रखे होंगे और आपको याद भी होंगे इंटीग्रेशन क्या होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर फिर अगेन इस डी स्क्वायर की जगह आपको क्या पुट करना होगा, माइनस के 4 स्क्वायर माइनस के 36 साइन 4x और ये टर्म सेम एज इट इज। उसके बाद यहाँ पर ये लिख लिया, इसको सॉल्व किया माइनस के 52। उसके बाद अब हम क्या करें नेक्स्ट सिस्टम में, इस साइन 4x की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, ठीक है। पूरे ब्रैकेट में साइन 4x की मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन 4x की मल्टीप्लाई और इस -52 से ये माइनस के कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो देन उसके बाद d साइन 4x माइनस के 6 साइन 4x और ये जो टर्म है ये आपके पास सेम है। अब इस d का मतलब ओनली d, देखिए 1/d का मतलब मैंने बताया इंटीग्रेशन, अगर कहीं पर भी d हो तो उसका मतलब होता है d/dx, मतलब डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो sin 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 4x और 4x का अगेन करेंगे तो 4, तो 4 cos 4x माइनस के और ये टर्म सेम एज इट इज 52 सेम एज इट इज। उसके बाद ये टर्म आपके पास सेम एज इट इज, कोई भी चेंज नहीं करना है आपको। देन उसके बाद यहाँ पर क्या करा है हमने,
उसके बाद इसकी ये जो 4 है, इसकी 4 की मल्टीप्लाई, देखिए 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो इसको अलग कर दिया हमने नेक्स्ट स्टेप में। तो 4 दूनी कितने हो गए, 8 हो गए, और ये जो टर्म है ये आपके पास सेम है, ठीक है। और कंप्लीट सॉल्यूशन ये आपके पास P2 आया, और P1 आप पहले ही निकाल चुके थे, और P1 प्लस P2 आप करेंगे तो Pi बराबर क्या आएगा, Pi बराबर P1, और यदि माइनस था तो माइनस कर देंगे, यदि प्लस था तो प्लस कर देंगे, ठीक है। जो भी था प्लस माइनस जो भी था वो आप कर देंगे, तो Pi आपके पास आ गया, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, y इज इक्वल टू CF प्लस Pi, तो CF पहले ही ऑलरेडी निकाल चुके थे आप, और Pi आप ये निकाल चुके हैं, तो P1 प्लस P2 दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ये आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, तो फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन, इसमें आपको Pi निकालना है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, 7 नंबर का क्वेश्चन है जो कि 2016-17 में आया हुआ है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में चलिए सॉल्यूशन करें। ओके, तो यहां पर आपने लिख लिया ऑक्सिलरी इक्वेशन सबसे पहले बनाएंगे। जैसे आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो m की वैल्यू इजीली आप निकाल लेंगे। जब m की वैल्यू आ जाएगी तो CF आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ये अल्फा प्लस, इसकी जगह आप 0 तो मान सकते हैं, 0 अल्फा प्लस माइनस AI, तो सेम ऐसे ही C1 cos AX प्लस C2 साइन AX आपके पास आ गया। तो ये आपके पास CF निकल गया। जब CF आपने निकाल लिया तो आप क्या निकाल सकते हैं वहां से, PI निकाल सकते हैं या नहीं, कि बिल्कुल सर PI हम बिल्कुल निकाल सकते हैं, वाकायदा निकाल सकते हैं। तो 1/f ऑफ डी मल्टीप्लाई में Q, तो 1/f ऑफ डी क्या था, 1/f ऑफ डी जो पीछे क्वेश्चन में दे रखा था d² प्लस के e², और Q क्या था, sec AX था, ठीक है। उसको हमने, देखिए इसको हमने स्टूडेंट यहाँ पर क्या करा है, देखिए कहीं पर भी I² हो, I² की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो इसको हमने एक फॉर्मूले की टर्म में ब्रेक कर लिया। तो जैसे आप इसको फॉर्मूले की टर्म में ब्रेक कर लेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर 1/2IA, उसके बाद इसको अलग अलग कर लिया हमने, यहाँ पर भी इसको अलग किया, यहाँ पर भी, और sec AX चल ही रहा। अब इस sec AX की मल्टीप्लाई इसके अंदर और इसके अंदर पूरे ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। जब पूरे ब्रैकेट के अंदर कर देंगे तो फिर वही केसेस बन जाते हैं, sec AX ये अलग पार्ट P1, ये आपके पास क्या हो जाएगा P1, और ये आपके पास क्या हो गया P2। तो इन दोनों को हमने P1 और बीच में माइनस है और P2, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे जैसे हम पीछे करते आए हैं, ठीक है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर हमने करने जा रहे हैं। तो P1 हमने मान लिया P1 1/f ऑफ डी मल्टीप्लाई Q, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए e की पावर IAX, बहुत से स्टूडेंट ये बोलेंगे सर e की पावर IAX कहाँ से आया। ये क्या होता है, आपके पास बाई पार्ट्स फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो तो ये बाई पार्ट्स यहाँ पर आप यूज करेंगे। तो e की पावर IAX इंटीग्रेशन e की पावर IAX, ठीक है, और sec AX। इस e की पावर IAX की जगह स्टूडेंट हम ये cos AX माइनस I साइन AX, ये वन शॉट के केसेस में हमने बताया है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट जो रहता है, एक रियल पार्ट जो रहता है, देन उसको सॉल्व करते हैं, तो वहां पर आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है। तो वही वाला केसेस है ये, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर। देखिए जो cos AX है और sec AX है, दोनों ही रेसिप्रोकल रहते हैं, तो रेसिप्रोकल कैंसिल आउट हो गया, एक हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद sec, देखिए sec क्या होता है 1/cos, तो 1/cos मतलब sin AX अपॉन cos AX क्या होता है tan AX हो गया। देन उसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इसका 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x, देन उसके बाद tan x का क्या होता है log cos AX अपॉन के AX का अगेन करेंगे तो क्या होगा, a होगा। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या हो जाता है, P1 आ जाता है। अब सेम एज इट इज ही आपको क्या निकालना है, P2 आपको निकालना है। अब बस P2 में आप ये देखिए, यहाँ पर क्या है आपके पास प्लस है और यहाँ पर क्या था माइनस, तो एक ही साइन चेंज होगा, और वो साइन क्या होगा, इसका चेंज होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो उसके बाद सिमिलरली आप लिख सकते हैं कि P2 भी यहाँ पर क्या आएगा, सेम आपके पास आएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे तो P2 भी हमने यहां पर निकाल लिया,
ठीक है, वही साइन तो चेंज किया, बाकी सब पूरा ही भाई चेंज है। भाई आई स्क्वायर का ही तो साइन चेंज होगा, आई का साइन चेंज होगा बस। देन उसके बाद पी आई, जो पी आई था हमारे पास, जो हमने ये लेट किया था, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो लेट किया था उसमें सभी वैल्यू को पुट कर देंगे, दैट्स इट। और कुछ आगे सॉल्व नहीं करना है। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इतना छोड़ कर आएंगे, दैट इज इनफ। ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो भी था जो क्लियर होगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 प्यारा सा खूबसूरत सा लिखा हुआ है। पहले आप खुद से ट्राई करेंगे। 2014 और 15 में 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन सबसे पहले हम बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना जानते होंगे कि बिल्कुल सर क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो सर, ऑक्सिलरी इक्वेशन तो हमको बनानी आती है। डी की जगह m पुट करना है और y की जगह 1 पुट करना है। जैसे आप पुट कर देंगे तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आप जानते ही होंगे, तो यहाँ से m की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। m की वैल्यू कितनी आई है, 2,1 आपके पास आ गई। जब आपके पास 2,1 आई है तो CF का फॉर्मूला आप निकालते हैं, तो C1 e की पावर x इसके लिए प्लस C2 e की पावर 2x। आगे पीछे आप कर सकते हैं कि C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर x, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ बिल्कुल जो जिस ऑर्डर में हमने लिखा है वही ऑर्डर आपको फॉलो करना है, ऐसे नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद PI, हाँ बिल्कुल सर PI तो निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x² प्लस के 2x प्लस के 1 है। ठीक है, इज इक्वल टू 0 तो है नहीं यहाँ पर, तो पी आई यहाँ पर निकलेगा, तो 1/f(d) मल्टीप्लाई q। उसके बाद 1/f(d) हमने लिख लिया, और q की वैल्यू जो आपको वैल्यू दे रखी है वह आपने लिख ली। अब ये आपके पास वेरिएबल वाला कोफिशिएंट जो पॉलिनोमियल वाला केस था वो आपके पास बनता है। उस पॉलिनोमियल वाले केस में क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम का हम यूज करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंशन करते हैं। तो सबसे पहले इस 2 को कॉमन लेते हैं, तो इस 2 को हमने यहाँ पर क्या लिया, कॉमन। जब आपने कॉमन लिया तो जिसके नीचे 2 नहीं है उसके नीचे पहुंच जाएगा, और उधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद ये टर्म आपके पास क्या है, सेम एज इट इज, ये टर्म आपने लिख रखी है। उसके बाद हमने इसको रीअरेंज किया, जैसे बाइनोमियल्स थ्योरम होती है उसको सेम एज इट इज रीअरेंज किया, उसके बाद कुछ नहीं किया। अब ये आपके पास टर्म बच जाती है, इस टर्म को, इस पूरी वाली टर्म को ऊपर ले जाते हैं विद द नेगेटिव साइन। भाई यही तो होता है, 1 प्लस जो भी d है और माइनस के 1, यही तो आपके पास रहती है बाइनोमियल्स थ्योरम। तो सेम ऐसे ही आपने ये क्या करा, जो भी टर्म्स थी उसको आप ऊपर ले गए नेगेटिव पावर में। ठीक है, उसके बाद जो टर्म एज इट इज चल रही थी, जो Q था, वो आपके पास सेम एज इट इज है। अब इसको बहुत से टीचर क्या करते हैं, बहुत दूर तक एक्सपेंशन करवाते हैं, बट हम इतना नहीं करवाएंगे। जो यहाँ पर लिखा है सेम आपको वही करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आप फॉर्मूला 1 शॉट में आप देखिए, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम एक्सपेंशन कर देंगे डायरेक्ट। जब आप इसको एक्सपेंशन करेंगे, इस x² की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करेंगे, तो सेम वही आएगी या नहीं। उसके बाद यहाँ पर माइनस साइन आता है स्टूडेंट, तो माइनस, इस पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इस पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो देखिए यहाँ पर d² है। इस d² का मतलब है कि 2 बार इस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव करना है। जब आप पहली बार इसका डेरिवेटिव करते हैं, इस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव करते हैं, तो सबसे पहले 2x और प्लस में 2 आएगा, फिर इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आएगा आपके पास, या नहीं आएगा, बस। तो ये आपके पास 2 बार डेरिवेटिव करने के बाद कितना आया, 2 आया है, तो ये 2 बार डेरिवेटिव करने के बाद 2 लिख लिया, और इसके नीचे डिनोमिनेटर में 2 चल ही रहा था, वो डिनोमिनेटर वाला 2 आपने लिख ही रखा। उसके बाद सेम ऐसे ही इस d का मतलब क्या होता है कि एक बार डेरिवेटिव आपको करना है इस वाली इक्वेशन का, तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 2x प्लस 2 आएगा, तो आएगा या नहीं, तो यहाँ पर 3/2 और 2x प्लस 2 आपके पास एज इट इज है। उसके बाद इससे इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, तो ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, तो इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा या नहीं। उसके बाद यहाँ से इस की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस 2 से ये भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बस 3 बचेगा। भाई एक बात बताओ, इसको सॉल्व करने जाऊं तो मैं 3 दूनी 6x/2 और प्लस में 3 दूनी 6/2, यही होगा या नहीं होगा। इससे इसको कैंसिल आउट करूंगा मैं 3 बार, इससे इसको कैंसिल आउट करूंगा मैं 3 बार, तो ये 3x + 3 बचेगा या नहीं, 3x + के 3
ठीक है ना। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 3 और 2 कितने हो गए, 5x हो गए। उसके बाद प्लस के 3 ये आपके पास बच जाता है। ये आपके पास क्या है, PI आया है। और कंप्लीट सॉल्यूशन PI और CF को ऐड करना होता है। जब आप CF प्लस PI को ऐड करेंगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर, ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम कराने से पहले आप एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि आपके पास वो आपको छोड़कर क्यों गई। आप मुझे एक बात बताइए, वो आपको छोड़कर क्यों गई या वो आपको छोड़कर क्यों चला गया। ठीक है, बताइए कमेंट बॉक्स में, उसका रीजन आपको देना है कि सर वो छोड़कर चली गई, रहा नहीं जाता, वही मेरी दुनिया थी, वही थी जो भी कुछ थी, वही था जो भी कुछ था मेरे लिए, बट क्या ही करूं, अकेला रह गया मोड़ पर। ठीक है, जिंदगी ने अकेला छोड़ दिया मुझ पे, क्या ही करें, जिंदगी थी सर वो मेरी क्या ही करें। चलो कोई नहीं, इन बातों में कुछ नहीं रखा है, बट ठीक है, फोकस करना है हमें अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 वही सेम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। जैसे आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ से आप m कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आप क्या लेंगे, 4 कॉमन लेंगे। जब m और 4 कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास तो m की वैल्यू एक तो 2 आ जाएगी, और एक इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 2i, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आपके पास m की वैल्यू आ गई। जब 3 m की वैल्यू, तो CF का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, तो CF का फॉर्मूला ये आपके पास होता है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए अलग लगेगा और ये जो आपके पास है इसके लिए अलग लगेगा, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है। तो सेम आपने CF निकाल लिया। उसके बाद PI निकालेंगे 1/f ऑफ d मल्टीप्लाई में Q। तो यहां पर आप देखिए ओनली 8 है या नहीं है, कि हाँ सर 8 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं e की पावर 0x। भाई e की पावर 0x का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू 1, और 8 की मल्टीप्लाई में 1 में करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। ठीक है, तो सेम ऐसे यहाँ पर, अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है सर, a की वैल्यू तो 0 है, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, तो d की जगह यहाँ पर d जितने भी हैं उसकी जगह आप 0 पुट करेंगे तो माइनस के 8 बचेगा। इस माइनस के 8 से ये 8 कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस के 1 आपके पास। तो PI आपके पास आ गया। कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस के PI, दोनों वैल्यू को रख देंगे, ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। वेरी इजी, इजी है नहीं या नहीं, क्या सर बहुत इजी है, बट इसी में क्वेश्चन आपके होश उड़ जाएंगे जब आप क्वेश्चन को देखेंगे ना एग्जाम टाइम में कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए, तो सर आपने कराया नहीं है एग्जाम। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, छोटा सा ही क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, फिर भी मैं बता रहा हूं। तो वही ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, तो आप इसको देखेंगे, एक फॉर्मूला बनता है m-1 का होल स्क्वायर। तो सेम ऐसे ही यहाँ से m की वैल्यू 2, जब 2 वैल्यू आ जाती हैं तो उसका CF आप निकालना जानते होंगे, C1 प्लस C2x, और ब्रैकेट बंद कर देंगे, e की पावर क्या होता है, अल्फा या x होता है, m1 x होता है, mx ही तो होता है, लेकिन दोनों वैल्यू क्या है, 1 1 है, इक्वल है, तो इसके लिए mx आएगा, क्योंकि यहां पर हमने x लगाया हुआ है। PI 1/f ऑफ d मल्टीप्लाई Q, क्योंकि इधर साइड क्या है, e की पावर x साइन x। तो ये केसेस तो हमने पीछे भी आपको पढ़ाया कि e की पावर x को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो सेम ऐसे ही हमने e की पावर x जो है इसको दूसरी साइड ले गए, और इस d की जगह यहाँ पर d+1 पुट करना होगा, तो इस d की जगह d+1, क्योंकि यहाँ पर इसका जो a की वैल्यू है वो क्या है, 1, तो d+1 आपको पुट करना होगा d की जगह, तो d+1 पुट करेंगे, माइनस के 2d+1 प्लस के 1 और साइन x, इसको सॉल्व करेंगे, होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो होल स्क्वायर ओपन किया। उसके बाद जो भी टर्म बच जाती है, क्योंकि इस +1 से ये माइनस के ये +1 और +1, तो ये माइनस के 2 कैंसिल आउट, तो माइनस के 2d से प्लस 2d, ओनली d स्क्वायर बचा, मतलब 1/d। देखिए 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, तो 1/d का स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि 2 बार इंटीग्रेशन, तो इस साइन x का 2 बार इंटीग्रेशन आप करेंगे, तो 2 बार इंटीग्रेशन करने के बाद माइनस के साइन x ही आएगा। देखिए साइन x का क्या होगा, cos x का माइनस के साइन x हो जाएगा। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन आता है। कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस के PI, देन उसके बाद वैल्यू को पुट कर देंगे और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसा अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है, सेम एज इट इज ही क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है।
यहाँ पर सबसे पहले हमने इसको डी ऑपरेटर की फॉर्म में कन्वर्ट किया। जैसे आप इसको क्वेश्चन को डी ऑपरेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो डी स्क्वेयर वाई माइनस के 2dy प्लस के वाई, यहाँ से फिर y को हमने कॉमन लिया इसके साथ, देन उसके बाद ये जो टर्म है वो सेम एज इट इज। अब ये आपके पास डी ऑपरेटर जैसे बेसिकली क्वेश्चन दिया होता है क्वेश्चन, ठीक है, तो सेम उस टाइप से आपके पास क्वेश्चन बन गया। घबराना नहीं है, अगर क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा है तो आपको उसको डी ऑपरेटर में चेंज आप कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। ऑक्सिलरी इक्वेशन आप बनाना जानते ही हैं कैसे, डी की जगह m पुट करिए और y की जगह 1 पुट करिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने बना ली, ये आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पर बन के रेडी हो गई। तो आप इसको देखेंगे वही सेम रिपीट है, क्वेश्चन नंबर 6 ही रिपीट है। तो यहाँ पर अगेन ये फॉर्मूला है और यहाँ पर m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 1, तो वैल्यू आ जाएंगी। और जब आप CF निकालना जानते ही होंगे तो CF आप यहाँ पर निकाल ही सकते हैं। और PI कैसे निकालेंगे, 1/f ऑफ डी मल्टीप्लाई में q। बेसिकली यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिया गया है वो PI के केसेस के लिए लिया गया। ऑक्सिलरी इक्वेशन आप CF इजीली कैलकुलेट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये जो x है इसको हमने सेम एज इट इज लिखा और इसको e की पावर x, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को एक तरफ रखेंगे और e की पावर जो x है उसको दूसरी साइड ले आएंगे। तो सेम हमने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में यही किया है कि ये जो e की पावर x था वह इसको इधर लिया है, तो 1/d माइनस का होल स्क्वायर x cos x सेम एज इट इज है। अब यहाँ पर e की पावर x इस d की जगह भी तो पुट करना होगा, d की जगह क्या पुट करते हैं d+1, तो इस d की जगह आपने क्या पुट करा इस d की जगह क्या पुट करा d+1 पुट करा। उसके बाद इस 1 से ये 1 कैंसिल और तो 1/d स्क्वायर बच गया या नहीं कि हाँ सर 1/d स्क्वायर आपके पास बच गया है और x cos x बचा, ठीक है। अब यहाँ पर वही कि 2 बार इंटीग्रेशन, सबसे पहले हमने एक बार इंटीग्रेशन करा 1/d लिखा है, तो एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 फंक्शन है तो वही फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एडिसिड, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एडिसिड, सेम उस टाइप से। उसके बाद अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो सेम, ठीक है। इंटीग्रेशन आप करना जानते होंगे कि 2 फंक्शन के बीच में कैसे इंटीग्रेशन होता है। उसके बाद टोटल PI यहाँ पर आप निकाल लेंगे कि PI की वैल्यू आपके पास आ गई और कंप्लीट सॉल्यूशन y = CF प्लस PI, तो y = CF प्लस के PI दोनों को वैल्यू को रखेंगे, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि मुझे लग रहा है कि जो भी जितने मैं क्वेश्चन ले रहा हूं वो इजी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और इजी ही क्वेश्चन आएंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बस आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने के साथ साथ जब आप एग्जाम देने जाएं, उस एग्जाम देने से पहले जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊं, चाहे तो आप वीडियो के थ्रू चाहे हमारे नोट्स के थ्रू, और नोट्स आपको तभी पता चलेगी कि कहाँ पर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो वो वीडियो के एंड में ही पता चलेगी या वीडियो के बीच में भी पता चल मैं बता सकता हूँ। तो बस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो जिससे आपकी यूनिट 1 बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि यूनिट 1 से भी कम अगर कोई स्टूडेंट 15 से 18 मार्क्स कहीं पर भी नहीं जाएंगे यूनिट 1 से ही। 100 नंबर का पेपर आता है, 100 नंबर का पेपर में से 15 से 18 नंबर आपके यूनिट 1 से कहीं नहीं जाएंगे, गारंटी है। जिस स्टूडेंट ने हमारी ये वीडियो और इस वीडियो के क्वेश्चन पूरे लगाए हैं, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि CF प्लस PI आपको कैलकुलेट करना है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर CF प्लस PI कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपके पास डी ऑपरेटर की फॉर्म में तो है नहीं, सबसे पहले इसको डी ऑपरेटर की फॉर्म में बनाएंगे। तो डी ऑपरेटर की फॉर्म में आप इजीली बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं मैं बनाना बता देता हूं। देखिए d² y माइनस के 3dy है, उसके बाद प्लस के 2y है, ठीक है। उसमें से y कॉमन, तो d² माइनस के 3d प्लस के 2, और ये y हमने क्या लिख लिया पीछे। तो ये आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन, अब आप इसको बनाइए। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने बना ली है, और जैसे आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आप जानते ही होंगे। तो CF आपके पास ये वैल्यू आपके CF आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। तो m1 की वैल्यू ये रही, m2 की वैल्यू ये रही, ठीक है। तो दोनों वैल्यू को पुट करेंगे CF में, तो CF आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। बताइए क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो, आपके होते हुए प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है हमें, हैं?
चलिए उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, पी आई कैलकुलेट करते हैं। तो पी आई कैलकुलेट करना आप जानते ही होंगे कि सर बिल्कुल आपने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हमें पी आई के, तो पी आई तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो 1 पी आई, तो 1 एफ ऑफ डी मल्टीप्लाई में क्यू आपके पास रहेगा। ठीक है, तो 1 एफ ऑफ डी, जो एफ ऑफ डी ये है और क्यू जो इधर साइड लिखा है राइट हैंड साइड की तरफ वो है। तो सेम आपने लिख लिया, वही दो फंक्शन है, एक ये टर्म है और दूसरी ये टर्म। दोनों टर्म को अलग अलग कर लिया कि हैं बिल्कुल सर, दोनों टर्म को हमने अलग अलग कर लिया। तो दोनों टर्म को अलग अलग किया, उसके बाद यहाँ पर इस e की पावर 3x को इधर लेकर आइए। इस d की जगह आपको क्या पुट करना है, आपकी बार d+3 पुट करना है। तो d+3 का होल स्क्वायर माइनस 3d+3 प्लस के 2 और इस x को सेम एज इट इज यहाँ पर क्या पुट करना है, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर माइनस के 2d प्लस के 2 और उसके बाद sin 2x सेम एज इट इज। उसके बाद यहाँ पर इस फॉर्मूले को ओपन करने के बाद तो रिमेनिंग टर्म जो भी बचती है वो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लिख रखी है स्टूडेंट। तो ये आपके पास रिमेनिंग टर्म बचेगी। सेम ऐसे ही इसको जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपके पास -3d -2 और sin 2x आपके पास एज इट इज चलेगा। उसके बाद यहाँ पर वही केसेस बन जाता है, कौन सा वाला, पॉलिनोमियल वाला। पॉलिनोमियल वाला तो यहाँ पर बाइनोमियल्स एक्सपेंशन से करेंगे हम। तो 2 हमने कॉमन लिया, तो 1 + 3d प्लस के d² 2 और उसके बाद ये x क्या है, सेम एज इट इज। उसके बाद इसको रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करने के बाद नीचे तो फॉर्मूला बनता ही है, ऊपर रेशनलाइज जिससे भी हमने किया है वो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करा है, देखिए सेम आपकी बार e की पावर 3x सेम है या और ये 2 आपके पास सेम। इस ये जो नीचे वाली टर्म है, इस नीचे वाली टर्म को हम ऊपर ले गए विद द नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन ये रहा। ठीक है, और x सेम एज इट इज, माइनस के, देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस क्या हो जाएंगे, अगले स्टेप में प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो और d-2 और 40 sin 2x आपके पास रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, आप जानते होंगे कि इस पूरे ब्रैकेट में आप मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई ये हमने कर दी। और d का मतलब आप जानते हैं कि हाँ बिल्कुल सर मैं d का मतलब जानते हैं। सबसे पहले हम इसी स्टेप को देखते हैं कि x की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पहले इसको एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंशन करने के बाद ये और जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो 1 - 3d/2x, तो इस x की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या रहेगा, x रहेगा। तो ये अगले स्टेप में हमने दिखाया है, तो यहाँ पर इस x की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो नेक्स्ट। ठीक है, तो वो हमने अभी तक सेम लिखा हुआ है, अभी तक कोई भी चेंज नहीं करा है, वो बस मैंने थोड़ा सा आगे बोल दिया। उसके बाद 1/40, उसके बाद इसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। sin 2x का cos 2x, देखिए ये आपके पास 3 तो चल ही रहा है और sin 2x का क्या होता है, cos 2x। इस 2x का अगेन करेंगे तो क्या रहेगा, 2 और 3 दूनी कितने होते हैं, 6, तो इसलिए 6 cos 2x इसलिए आया सेम। और ये माइनस के 2 sin 2x सेम है हमारे पास एज इट इज। ठीक है, उसके बाद वही x की मल्टीप्लाई करनी है। इस d का मतलब क्या होता है कि x को डेरिवेटिव करिए, जब आप इसको x को डेरिवेटिव करेंगे तो 1, तो 3/2 आपके पास बचेगा जो कि 3/2 ही लिखा हुआ है। उसके बाद ये टर्म तो हमने सॉल्व कर ही ली और ये टर्म आपके पास क्या रहेगी, सेम, और y = CF + PI। तो ये आपके पास क्या आया, PI आपके पास कैलकुलेट होकर आया, तो PI की वैल्यू रखिए। CF हम ऑलरेडी निकाल ही चुके थे, तो CF की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है जो कि ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है ना, और इजी है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर AKTU एग्जाम। तो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई लोगों, इंपॉर्टेंट जिसे बोलते हैं इंपॉर्टेंट। अच्छा चले, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व द सिमिल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन 2 आपको पास दे रखी हैं। ठीक है, तो वन शॉट जो भी बच्चा देख कर आएगा तो वो इजीली क्वेश्चन को फोड़ सकता है और वो समझ जाएगा कि हाँ किसमें कौन सा कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, तो आपके पास 2 इक्वेशन दे रखी हैं, दोनों इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर लिया डी की फॉर्म में।
ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये x है, यहाँ पर भी x है, तो x हमने कॉमन लिया, d+5 बचा, तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास बन जाती है। सेम ऐसे ही यहाँ पर ये जो आपके पास ये 2 है, ये जो इक्वेशन है, इस 2 इक्वेशन को भी हमने सेम डी की ऑपरेटर के फॉर्म में, बट यहाँ पर क्या हमने देखा कि यहाँ पर y है और यहाँ पर y है, तो d+1 y हमने कॉमन लिया, और जो कि इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन आपके पास हो गई। अब जब दोनों इक्वेशन हो गई तो हमने देखा कि यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड आपको अप्लाई करना होता है, और एलिमिनेशन क्लास 10th में आपको बताया जाता है। तो यहाँ पर हम इस y वेरिएबल को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखना है। इस y वेरिएबल को मैं, ये जो y है, इस y वेरिएबल को मैं कैंसिल आउट करना चाहता हूँ, इस ये जो y है और ये जो y है, कि सर इसको तो मैं कैंसिल आउट कैसे कर सकता हूँ, यदि यहाँ पर सर d+1 है, यहाँ पर है नहीं, सर यहाँ पर 2 है, मतलब यहाँ पर 2 है बट यहाँ पर नहीं है, कि अगर मैं क्या करता हूँ, इसमें पहली वाली इक्वेशन में d+1 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इस दूसरी वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाई d+5। सॉरी, y को हमने x को कैंसिल आउट करा है, आई एम सॉरी, चाहे तो आप y को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पर हमने x को कैंसिल आउट करा। तो इस इक्वेशन में आप x को देखिए, तो x के साथ d+5, यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है, तो वो इस वजह से हमने कैंसिल आउट, तो इसमें पूरे में इक्वेशन नंबर 2 में d+5 से कैंसिल आउट। जो हमने पहला स्टेप बताया कि आपको y कैंसिल आउट करना है, तब भी सेम ही आंसर आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो d+5 से हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, और उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोनों इक्वेशन लिख ली, दोनों इक्वेशन लिखने के बाद हमने मल्टीप्लाई कर लिया, चाहे तो आप देख सकते हैं। तो पहली इक्वेशन तो सेम एज इट इज लिखी, दूसरी इक्वेशन में d+5 से मल्टीप्लाई, तो d+5x और d+1 d+5 y इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद इससे ये माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और देन उसके बाद इधर तो 0 है, तो 0 पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद इसको, इससे हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। जैसे कैंसिल आउट करेंगे तो जो रिमेनिंग टर्म बच जाती है y वाली, ये y वाली टर्म ये आपके पास है, तो d+1 d+5 और ये आपके पास y, यहाँ पर ये लिख लेंगे हम y, और माइनस के 2y इज इक्वल टू t आपके पास, तो y हम पूरे में से कॉमन ले लेंगे, तो y कॉमन ले लिया। उसके बाद इस d की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इस d की मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास टर्म आपके पास आ जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने क्या लिया है स्टूडेंट, माइनस के कॉमन लिया है, क्योंकि इस वजह से माइनस टी आया है। ये जो माइनस हमने कॉमन लिया था, जिस वजह से यहाँ पर ये क्या बन गया, प्लस के 2 बन गया है, और ये जो माइनस था वो दूसरी साइड हमने भेज दिया टी की तरफ, ठीक है ना। ओके, कंफ्यूज नहीं, ओके, समझ में आ रहा है कि हाँ सर बढ़िया एकदम। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आपने लिख लिया, देन उसके बाद ये, अब ये आपके पास जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन करके आए हैं, तो सेम उस टाइप से डी वाली टर्म आपके पास बन जाती है, डी ऑपरेटर वाली इक्वेशन बन जाती है। जब ये डी ऑपरेटर वाली इक्वेशन बन जाती है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको सॉल्व करनी होगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लिया आपने, तो आप इस इक्वेशन को नोटिस करेंगे तो इस इक्वेशन के फैक्टर नहीं हो रहे हैं बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर हम यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे आप नाम देते हैं वो यूज करेंगे। देन उसको यूज करने के बाद जो भी वैल्यू कंपेयर है उसको सॉल्व यहाँ पर रख देंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद m की ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। जब आपके पास m की ये वैल्यू आ गई है तो अल्फा प्लस माइनस बीटा, ठीक है, तो ये आपके पास रहेगी। तो सेम ऐसे ही CF आपको निकालना है तो CF आप कैलकुलेट करके निकाल ही सकते हैं। तो CF आपके पास आ गया कि हाँ सर, तो PI अब कैसे निकालते हैं, तो PI 1/f ऑफ d मल्टीप्लाई Q, तो Q यहाँ पर क्या है, माइनस के t था भाई, माइनस के t, उसके बाद 1/f ऑफ d, तो यहाँ से ये t जो है वो वही है क्या, पॉलिनोमियल। तो यहाँ से 7 हमने नीचे से क्या लिया, इसमें से 7 कॉमन लिया, तो 7 हमने यहाँ से क्या लिया है, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद वही ये बाइनोमियल वाली वही टर्म बन जाती है। जैसे ही बाइनोमियल को सॉल्व करना आप जानते ही होंगे, तो बाइनोमियल को सॉल्व करने के बाद ये आपके पास, ठीक है। उसके बाद हमने इसको बाइनोमियल को एक्सपेंशन किया तो ये आपके पास आया हुआ है। उसके बाद इसकी t की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इस t की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। t का मतलब है कि इसका डेरिवेटिव आप करिए तो t माइनस t का 6/7 ही बचेगा ओनली, क्योंकि वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आता है, ठीक है ना। t का डेरिवेटिव 1 टाइम करेंगे तो
1 आएगा। तो सेम आपके पास पी आई आपके पास आ जाता है। जब ये आपके पास पी आई भी आ गया, सी एफ भी आ गया, दोनों आ गए, तो y इज इक्वल टू सी एफ। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू सी एफ। तो y इज इक्वल टू सी एफ जो था वो आप वैल्यू लिख देंगे और पी आई जो हमने कैलकुलेट करा है वो लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, सिमिल्टेनियसली फंक्शन क्या रहता है कि वो दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इसका ये जो y आया है, इसको y को डेरिवेटिव हम करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव आप करना जानते ही होंगे। तो e की पावर माइनस के 3t सेम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर cos x, देखिए यहाँ पर दो फंक्शन चलते हैं, एक ये फंक्शन है, एक पूरा ये फंक्शन है। दो फंक्शन आपके पास हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को हमने एज इट इज रखा, सेकंड फंक्शन ये आपके पास है, तो सेकंड का डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, सेकंड का डेरिवेटिव कर दिया। उसके बाद माइनस, उसके बाद फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। देखिए ऐसा करते हैं, आपके पास दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज कर लो, सेकंड का डेरिवेटिव कर लो, देन उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। समझ रहे हैं, पहले का डेरिवेटिव करेंगे तो दूसरा फंक्शन सेम चलेगा, अगर दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे तो पहला फंक्शन सेम चलेगा, ठीक है। एक का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव पहला वाला एज इट इज। तो सेम ऐसे यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये डेरिवेटिव कर दिया, और जो बाकी की टर्म है वो आपके पास क्या है, सेम है, ठीक है। वो आपके पास क्या है, सेम आपके पास है। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 आपको ध्यान हो तो इक्वेशन नंबर 2 मैं आपको दिखा देता हूं। तो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास बेसिकली ये है जो क्वेश्चन में है, ये आपके पास है। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, x की। तो यहां से इस वाली x की वैल्यू निकालिए। इस वाली x की कैसे निकालेंगे कि सर x को इस तरफ रखा तो माइनस के y माइनस के डी वाई अपॉन डी टी, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने सेम वही किया है, x इज इक्वल टू माइनस के डी वाई अपॉन डी टी माइनस के y। तो डी वाई अपॉन डी टी तो हमारे पास है ही, तो डी वाई अपॉन डी टी ये रहा, तो डी वाई अपॉन डी टी माइनस के साथ पूरी इक्वेशन को लिखा, माइनस के y, और y भी है तो y आपके पास ये रहा। दोनों वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख लिया। तो ये आपके पास पूरी x की टर्म में आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। आई एम सॉरी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ओके। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी के ऊपर बेस, तो उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमने वही उसी क्वेश्चन को, अभी कंटिन्यू है, वही क्वेश्चन है, उसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद इक्वेशन नंबर 5। अब क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आपको ध्यान हो तो उसमें बाउंड्री कंडीशन दे रखी है कि ये x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और वैन t इज इक्वल टू 0। यदि आप t की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की भी वैल्यू 0 और y की भी वैल्यू 0। तो यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन में अप्लाई कर रहा हूँ कि हाँ x ऑफ t, ये देखिए t है यहाँ पर, ये क्या है t, कि x ऑफ t की वैल्यू क्या है 0 और y ऑफ t की भी वैल्यू क्या है 0। तो इक्वेशन नंबर 4 और 5, इक्वेशन नंबर ये क्या है आपके पास 5 है, और इससे वाली जो 4 वाली मतलब जो y वाली इक्वेशन है वो आपके पास 4 वाली इक्वेशन है। तो दोनों को आप रखेंगे, जब दोनों में रखेंगे वैल्यू तो यहाँ पर C1 की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास ही आएगी, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर इस वाली इक्वेशन में आप रखेंगे इक्वेशन नंबर 5 में ये ही कंडीशन, तो C2 की जो वैल्यू आएगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो C2 की ये वैल्यू आपके पास आएगी, क्योंकि आप C1 की तो वैल्यू निकाल ही चुके हैं ना भाई, C1 की वैल्यू आप निकाल चुके। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 6 दूनी 12 माइनस के 12/7, ठीक है, प्लस के 1/49, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा। इस 2 को नीचे ले आएंगे तो ये आपके पास आ गया C2, ठीक है। अब आपके पास C2 भी आ गया, ये आपके पास C2 है, और C1 ये रहा आपके पास, C1 ये रहा ऊपर, ठीक है। दोनों वैल्यू C1 और C2 वैल्यू आ गई। जब C1 और C2 की वैल्यू आ गई है तो जिसमें C1 और C2 आ रहा था x और y वाली इक्वेशन में, भाई ये आपके पास x की इक्वेशन थी ये, ठीक है, x वाली इक्वेशन। तो इसमें आप देखेंगे C1 भी आ रहा है, इसमें आप देखेंगे C2 भी आ रहा है, इसमें C2 भी है, C1 भी है। जहां पर C1 और C2 की वैल्यू आई हैं उनको आप x वाली इक्वेशन में रख देंगे। सेम ऐसे ही जो y वाली इक्वेशन थी, जो y वाली इक्वेशन थी आपको दिख रहा होगा, जो y वाली इक्वेशन, ये तो y वाली इक्वेशन थी, तो इसमें C1 C2
तो इसमें भी C1 और C2 की जो भी वैल्यू आई है वो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। और पुट करने के बाद फाइनल आंसर आपके पास x वाली टर्म का ये रहा और y वाली टर्म का आपके पास आंसर ये रहा और x वाली टर्म का ये रहा। ठीक है, कुछ नहीं करना, C1 और C2 की वैल्यू को आप पटक देंगे उठा के। ओके, समझ में आया ना समझ में क्वेश्चन? ओके, तो क्वेश्चन हमारा हम 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, बेसिकली ये है क्वेश्चन नंबर 10, सिमिल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, वही बाउंड्री कंडीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2013-14 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नोटिस कर लिया, लिख लिया, चलें करें सॉल्व। सबसे पहले इसको हम डी ऑपरेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो डी ऑपरेटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, सेम ऐसी दूसरी इक्वेशन को हमने। अब यहाँ पर हमने क्या करा स्टूडेंट, y को कैंसिल आउट करा। देखिए इसमें y, इसमें 8 है, इसमें 8 नहीं है, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें d+3 नहीं है, तो इसमें d+3 से, तो वो वही लिखा मैंने, मल्टीप्लाई बाई d+3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई 8 इन इक्वेशन नंबर 2। जब आप मल्टीप्लाई और दोनों को कर देंगे तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएंगी। और देन उनके बाद क्या करेंगे, क्योंकि इनके अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन में इक्वेशन क्या होती है, ऐड होती है। जब ऐड होती है तो इससे ये क्या हो जाएगी, पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी। और जो रिमेनिंग टर्म बच जाती है वो d-3, तो उसका स्क्वायर होल स्क्वायर होगा या नहीं होगा, यहाँ सर बिल्कुल होगा। तो ये आपके पास होल स्क्वायर को सॉल्व किया है, इज इक्वल टू 0। ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 9 माइनस के प्लस के 8 हैं, तो माइनस के 1 और x। उसके बाद ये आपके पास आ जाता है। उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने ये बना ली, m² - 1। तो m की दो वैल्यू आएंगी +-1, m की वैल्यू क्या आएंगी, +-1 आपके पास वैल्यू आएंगी। तो CF आप निकाल ही सकते हैं, e⁻C1 e⁻t प्लस C2 e⁻t। ठीक है, एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए। और PI यहाँ पर क्या है, PI यहाँ पर क्या रहेगा, 0, क्योंकि इधर साइड आपके पास क्या है, 0, तो PI 0। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग x की वैल्यू आपको निकालनी है। किसकी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपको ध्यान से देखेंगे तो 8y क्वेश्चन से आप देख लीजिए। ठीक है, तो dx dt माइनस के 3x। अब dx अपॉन dt कैसे निकालेंगे भाई, ये आपके पास dx/dt, इस x है, ये आपके पास x है, इस x को डेरिवेटिव करिए विद रेस्पेक्ट टू t। जब आप इसको डेरिवेटिव करेंगे, एक बार डेरिवेटिव करके बता रहा हूँ, बाकी का सभी का नहीं बताऊंगा, बस एक बार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको डेरिवेटिव करेंगे तो dx/dt इज इक्वल टू C1 e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, इस x का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, -t का डेरिवेटिव -1, तो इसलिए माइनस आया यहाँ पर। ठीक है, ओके। देन उसके बाद इसको अगेन डेरिवेटिव करेंगे प्लस के C2 e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, मतलब x तो है नहीं, t है, तो e⁻t, इस t का अगेन करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई तो कर देंगे तो सेम रहेगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, सेम आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास C1 माइनस के, वही माइनस मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है यहाँ पर, तो e⁻−t प्लस C2 e⁻t माइनस के 3x की वैल्यू, ये आपके पास इस 3 की मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा। उसके बाद इस 8 को इसके नीचे लेकर जाएंगे तो ये आपके पास क्या बचेगा, देखिए y इज इक्वल टू -4/8 C1 e⁻−t माइनस के 2/8 C2 और e⁻t। तो इस 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 आप लिख सकते हैं। तो सेम ऐसे ही माइनस के 0.5, तो माइनस के 0.5 C1 e⁻−t, सेम ऐसे ही इसको, तो 1/4 को क्या लिखते हैं, 0.25, तो 0.25 हमने लिख दिया। चाहे तो आप फ्रैक्शन में कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे डेसिमल में भी, दोनों में ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, वही बाउंड्री कंडीशन आपको अप्लाई करनी है कि यहाँ पर t की वैल्यू क्या है, ये 0, तो x की जगह जहाँ पर है वहाँ पर 6 रखना है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 को आप देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है, इक्वेशन नंबर 3 आप ये रही, x की जगह, तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा। C1 e⁻0 का मतलब होता है
1, ठीक है, प्लस C2 e की पावर 0 का मतलब 1, तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 6, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 6। सेम ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर 0 तो 1 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, तो माइनस 0.5 माइनस 0.5 C1 प्लस माइनस के 0.25 C2, तो दोनों दो इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन। चाहे तो यहाँ से x किसी C1 की या C2 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, तब आपके पास C2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जिसकी भी वैल्यू निकालेंगे तो दूसरी की वैल्यू आपके पास आती रहेगी। तो जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो C1 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 4। जब C1 और C2 की वैल्यू आ गई तो सेम वही क्या करते हैं, आप x में पुट करेंगे और y में पुट करेंगे, तो x में पुट करिए और y में पुट करिए। तो x वाली ये आपके पास इक्वेशन थी, x वाली कौन सी थी, ये आपके पास इक्वेशन थी, और y वाले ये इक्वेशन थी। तो C1 और C2 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए और वही आपके पास क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये रहा। ओके, क्लियर, क्लियर ना? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का बी पार्ट है, यदि क्वेश्चन आपके पास लिखे हुए होंगे तो इसी का बी पार्ट है। सेम एज इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2012-13 में पूछा गया, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल जल्दी जल्दी देखते हैं, फिर थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं। उसके बाद d+2 वही दोनों इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया d की फॉर्म में। सेम वही हम क्या करते हैं, y वेरिएबल को कैंसिल आउट करते हैं। तो y में क्या है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर नहीं है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर d-1 है तो इसमें नहीं है, d-1 से मल्टीप्लाई। जब आप दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास इक्वेशन रेडी हो जाएगी। तो रेडी होने के बाद y वाला y से कैंसिल आउट हो जाएगा, जो रिमेनिंग टर्म है वो आप लिख लेंगे, यहाँ पर लिख ली। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इस d की मल्टीप्लाई d के साथ, इस d की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 1 की d के साथ, 1 की -2 के साथ, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पर d का, इस यहाँ पर क्या होता है 1 होता है, तो d का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव का 1 का करेंगे तो माइनस ये सेम रहेगा, क्योंकि भाई 1 का करेंगे तो उसका क्या होगा 0, तो इसलिए -1 प्लस, सेम ऐसे यहाँ पर करेंगे प्लस के 4t, भाई ये आपके पास d, इसकी पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो d आएगा, ये आपके पास 4td आएगा, और d का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये आपके पास क्या आएगा 4, तो प्लस के 4, सेम ऐसे ही अगेन करेंगे तो 4t माइनस के 4t आपके पास आएगा, माइनस के 4t और 6t² सेम है, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करने के बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, ऑक्सिलरी इक्वेशन ये बना ली, तो m की यहाँ से 2 वैल्यू आपके पास आ जाती हैं, m की वैल्यू -3 और 2। जब m की वैल्यू 2 वैल्यू आ गई -3 और 2, तो CF आपको कैलकुलेट करना है, तो CF आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो CF आपके पास कैलकुलेट कर लेंगे। PI आपको निकालना है, तो 1/f ऑफ d मल्टीप्लाई q, तो 1/f ऑफ d मल्टीप्लाई q वही करना है आपको। सेम उसके बाद यहाँ पर वही 3 के लिए अलग, भाई 3 के लिए अलग, और देन उसके बाद 4t के अलग और 6t² के लिए अलग, तीनों के लिए अलग अलग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। तो सेम आप बाइनोमियल वाला फंक्शन आप जानते ही होंगे, पॉलिनोमियल वाला जो हम बताते हैं आपको, तो पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हैं, ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आप इसको करेंगे खुद से। तो उसके बाद ये आप, मैंने सॉल्यूशन बता दिया, कुछ नहीं है भाई, e की पावर 0 तो यहाँ पर इसकी जगह क्या रख सकते हैं, d² की जगह 0, इसकी जगह 0, माइनस के 6 आपके पास बचेगा। सेम ऐसे यहाँ से 6 माइनस के 6 कॉमन लेंगे, बाइनोमियल वाला फंक्शन बन जाएगा। सेम ऐसे ही माइनस के 6 कॉमन लेंगे, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, 4/6 इसको ऊपर ले जाएंगे नेगेटिव, इसको ऊपर ले जाएंगे नेगेटिव। उसके बाद इस यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन को अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी बाइनोमियल एक्सपेंशन को अप्लाई करेंगे, इस टी की मल्टीप्लाई इसके साथ इसके साथ इसके साथ करेंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पर बाइनोमियल फंक्शन को अप्लाई करें, इस t² की मल्टीप्लाई करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे इसमें आगे, ठीक है। तो सेम ऐसे ही डेरिवेटिव करेंगे, यदि डेरिवेटिव है, अगर डेरिवेटिव नहीं है तो डेरिवेटिव नहीं करेंगे। तो सेम डेरिवेटिव करने के बाद ये आपके पास आएगा, और PI t² प्लस के t, तो x की वैल्यू ये आपके पास है, और यहाँ से dx, इसको t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। देखिए c1 e की पावर 2t है, ठीक है, t के रेस्पेक्ट में करो, तो c1
ठीक है, C1 e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, बट x तो है नहीं, ये क्या है 2t, इस 2t का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2 आपके पास आएगा, चाहे तो आप 2 यहाँ पर लिखिए, चाहे बीच में लिखिए, चाहे पीछे लिखिए, वही आपके पास है। तो ये आपके पास ऐसे कुछ इस टाइप से यहाँ पर क्या होगा डेरिवेटिव होगा। इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग यहाँ से 4y की वैल्यू निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग, और बाकी की ये सभी वैल्यू हमारे पास हैं तो सभी वैल्यू आप रख देंगे। देन उसके बाद जो भी टर्म कैंसिल आउट होती है तो कैंसिल आउट करेंगे, देन उसके बाद जो भी टर्म बच जाती है उसको हम रिमेनिंग टर्म को लिख लेंगे, और वही आपके पास क्या होगा फाइनल आंसर। इस 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। ठीक है, उसी का सी पार्ट है, तो सी पार्ट भी इजी है, तो सी पार्ट भी 17 और 18 में पूछा गया है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर डी स्क्वायर माइनस 4d वही आपको करना है। सेम इक्वेशन नंबर 1 आपने बनाई, इक्वेशन नंबर 2, और y वाला कोफिशिएंट यदि आपको कैंसिल आउट करना है तो सेम वही आप करेंगे। तो सेम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद इसमें पूरे से मल्टीप्लाई करिए 1 में और उसके बाद ऐड कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप सॉल्व करेंगे और ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गई। देन उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद यहाँ पर m की 4 वैल्यू आपके पास आएंगी, तो 4 वैल्यू के अकॉर्डिंग CF हमने लिख लिया। 1/f ऑफ d मल्टीप्लाई q, तो 1/f ऑफ d जो भी है वो लिख लिया, और e की पावर t है उसको इधर लिया है। ठीक है, e की पावर t, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, भाई a बराबर क्या है 1, तो 1 माइनस 8, 1 का स्क्वायर माइनस के 9, इसको सॉल्व करेंगे 16 से 16 कैंसिल आउट, तो माइनस e की पावर t आपके पास बचेगा pi क्या आया माइनस e की पावर t। जब pi आपके पास आ गया तो x, भाई x क्या है वो x आप लिख सकते हैं, तो ये आपने लिख लिया। इसको डेरिवेटिव करेंगे t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव आप करना ही जानते होंगे। सेम ऐसे यहाँ पर इक्वेशन में d स्क्वायर था तो 2 बार अगेन फिर इसको डेरिवेटिव अगेन करेंगे, तो 2 बार डेरिवेटिव करा। इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से किसकी वैल्यू y, तो d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू है ये रही, उसके बाद 4dx अपॉन dt की वैल्यू है ये रही, उसके बाद x की वैल्यू है ये रही, सभी की वैल्यू है, सभी की वैल्यू को पुट करेंगे और आपके पास फाइनल आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आपके पास आ जाएगा। क्लियर है ना इतना? ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? देखिए बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि ये जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, बट यहाँ पर 1 तो है नहीं, तो इसको 1 कैसे बनाया जा सकता है कि इसी से इसको डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को। सेम हमने यहाँ पर क्या करा है डिवाइड करा है, सेम इस वाली जो टर्म लिखी है उसी से। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो ये आपने लिख लिया, डिवाइड आप करना जानते ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2x इस एक बार था तो उससे एक बार रिमेनिंग बचेगी, देन उसके बाद जो जिसके नीचे नहीं था वो आपने लिख लिया। यहाँ पर इसको फिर कंपेयर हम करते हैं जनरल इक्वेशन से बेसिकली। तो यहाँ पर ये आपके पास p की वैल्यू होती है, ये आपके पास p है, ये आपके पास q है, और इधर आपके पास r होता है। जिसने भी हमारी वन शॉट वीडियो या लेक्चर हमारे पढ़े हुए हैं, ठीक है, टॉपिक्स वाइज, तो अगर वो देख रखे हो तो वो समझ जाएगा। तो ये आपके पास p है, p लिख लिया, ये आपके पास q है, q लिख लिया, और ये आपके पास क्या है r। अब यहाँ पर p q r बताने के बाद हम क्या करते हैं चूज z करते हैं। z हम बेसिकली यहाँ पर क्या लेते हैं, जो q वाली जो टर्म होती है उसको z मानते हैं। अब यहाँ पर z ये है, तो dz अपॉन dx इज इक्वल टू 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, बेसिकली ये है। अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर है जब इधर साइड जाएगा तो किस में जाएगा रूट में, तो यहाँ पर 2 का क्या होता है 4 का क्या होता है 2, और जब ये स्क्वायर है तो एक बार बचेगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dz अपॉन dx आपके पास बच जाता है। ठीक है, सेम ऐसे ही
इसको अगेन 2 बार डेरिवेटिव होगा, तो दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव करते हैं तो वो कितनी बार एक और पावर आ जाती है। देखिए 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x स्क्वायर। अगर कोई आपसे पूछता है 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x क्यूब, तो ये तो एक पावर आपके पास बच जाती है, मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ पर होगा। ठीक है, ये 2 बार है तो सेम ऐसे यहाँ पर क्या होगा, एक और x/x स्क्वायर आपके पास होगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव आपके पास ये हो जाएगा। उसके बाद z = 2 tan इनवर्स x आपके पास है। ठीक है, जब आप इसका ये जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन आप करते हैं तब इसका क्या होगा, 2 tan इनवर्स z की वैल्यू आएगी, 2 tan इनवर्स z की वैल्यू। उसके बाद देखिए P1 का ये फॉर्मूला रहता है, तो सभी वैल्यू आपके पास हैं और ये सभी वैल्यू के अकॉर्डिंग ये P1 की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। सभी वैल्यू रखेंगे तो P1 की वैल्यू 0। सेम ऐसे Q1 का ये फॉर्मूला रहता है। Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जो आपके पास Q1 का फॉर्मूला है तो Q/dz/dx का स्क्वायर, बेसिकली ये Q1 का फॉर्मूला रहता है। सेम ऐसे ही R1 का फॉर्मूला रहता है कि dz/dx स्क्वायर, तो ये dz/dx स्क्वायर, तो ये वैल्यू तो सभी आपके पास हैं, तो ये वैल्यू आप रख देंगे तो यहाँ से Q1 की वैल्यू 1 आ जाती है और R1 की वैल्यू 0। तो यहाँ से फिर एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाते हैं, न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन। तो न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, d2y/dx स्क्वायर प्लस के P1 dy/dx प्लस के Q1y = R। बेसिकली ये रहती है। इसमें जो P1 की वैल्यू है ये भी हम निकाल चुके हैं, Q1 की वैल्यू है और R1 की, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपके पास न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। जब ये आपके पास न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको डी ऑपरेटर की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया, ये कर लिया। यहाँ से m की वैल्यू मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के जो फैक्टर्स थे वो हमने निकाल लिए। जब फैक्टर आ गए तो CF आप निकाल ही लेंगे, CF ये निकाल लिया। और PI यहाँ पर क्योंकि इधर साइड तो 0, तो PI यहाँ पर क्या रहेगा, 0। कंप्लीट सॉल्यूशन आप जानते हैं y = CF + PI, तो y = CF + PI, PI तो 0, तो y = CF। देखिए यहाँ पर cos z है, z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू यदि आपको ध्यान हो तो z बराबर क्या आपके पास 2 tan इनवर्स x, तो z की वैल्यू क्या रखेंगे आप, 2 tan इनवर्स x, सेम ऐसे यहाँ पर रखें। तो ये आपके पास फाइनल आंसर होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी स्किप करना नहीं है आपको। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बी पर चलते हैं। तो क्वेश्चन बी है आपके पास ये, तो सेम ऐसे यहाँ पर जहाँ पर 1 + x है, ये आपके पास 1 + x है तो e की पावर z पुट करेंगे, ये दोनों तरफ log लिया तो दोनों तरफ log 1 + x = z। ठीक है, उसके बाद ये कहीं पर भी ये आपको दिखाई दे कि 1 + x dy/dx की जगह हम ये पुट कर सकते हैं और उसकी जगह ये पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये इक्वेशन बना ली। जब इक्वेशन बना ली तो ये आपके पास हो गया। ठीक है, सेम है। उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद m की 2 वैल्यू, तो CF आपके पास आ गया। जब CF आ गया तो CF PI भी हम निकाल ही सकते हैं, तो 1/f(d) × q। ठीक है, तो भाई इसकी जगह log x की जगह आप क्या रख सकते हैं, z रख सकते हैं ना, तो log 4 cos z आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या करेंगे आप, d² की जगह ये आपके पास d² का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो 2d आपके पास होगा, तो 2z sin z आपके पास। कंप्लीट सॉल्यूशन y = CF + PI, जो भी CF है और PI है, और z की ओरिजिनल वैल्यू आप रख देंगे, जो भी ओरिजिनल वैल्यू थी वो आप रखने के बाद ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद C पार्ट है, C पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे, इजी है, खुद से आप ट्राई करेंगे तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ओके, C पार्ट आपके लिए है। C पार्ट नहीं करा रहा हूं मैं, तो इस C पार्ट को आपको खुद से ट्राई करना है, सेम एज इट इज ही होगा। तो ये आपको C पार्ट का मैं सॉल्यूशन आपको गिवन कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए स्किप नहीं करा। तो यहाँ पर जब आप इसका CF निकालेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर CF नहीं निकाला है, जब आप CF निकालेंगे तो उसमें cos AX आएगा और एक दूसरा आएगा sin AX।
ठीक है, तो जो पहली वाली टर्म है उसको हमने u मान लिया और जो दूसरी वाली टर्म है उसको v माना है, और ये आपके पास r होता है, तो r इस साइड, ये आपके पास r है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन बेसिकली मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में क्या होता है, y इज इक्वल टू a, बेसिकली फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी होता है। देखिए u आपके पास क्या है, cos ax है, cos ax, b v क्या है आपके पास, sin ax, तो sin ax। ठीक है, अब यहाँ पर a का अलग फॉर्मूला होता है और b का अलग फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला a का ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, r का मतलब ये आपके पास बेसिकली r होती है। ठीक है, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में r होती है। r जो v की वैल्यू है वो आप लिख लेंगे। इस v1 का मतलब होता है कि डेरिवेटिव करेंगे v का, sin ax का डेरिवेटिव cos ax और ax का अगेन तो a cos ax। ठीक है, तो a cos ax आपके पास हो जाएगा। सेम ऐसे ही जो टर्म आपके पास दे रखी है, सेम v1 का u1 का मतलब क्या होता है कि डेरिवेटिव u का, तो cos ax का माइनस के sin ax और sin ax का अगेन तो ax आपके पास। ठीक है, a आपके पास, तो सेम जो भी वैल्यू टर्म है उसके जगह हमने ये लिख ली, जो रिमेनिंग टर्म आपके पास बच जाती हैं तो वो आपके पास यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद tan ax का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो देखिए ax 1/a का करेंगे तो 1/a² log cos ax प्लस के c1 आपके पास रहेगा। ठीक है भाई, tan ax का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो tan ax का क्या होता है, log cos ax होता है, ax का अगेन करेंगे तो 1a होगा, 1/a होगा। ठीक है, तो a की मल्टीप्लाई करेंगे तो a² होता है। सेम ऐसे ही यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो b के लिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सेम b के वैल्यू के अकॉर्डिंग सभी वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट करना होगा। जैसे आप पुट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, पुट आपके पास तो y इज इक्वल टू a cos a की जो भी वैल्यू आई है, जो b की वैल्यू आई है वो आप पुट कर देंगे, ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर बी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वही सेम आपको करना है। तो CF आप निकाल लेंगे, तो CF हमने यहाँ पर निकाल लिया। इस C1 के पार्ट को हमने U माना है और C2 के पार्ट को V माना है, तो U V आपके पास, तो वही कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू ए यू प्लस के बी वी, तो उसके अकॉर्डिंग ये a का फॉर्मूला हमने ये लगाया, जो a की टर्म के अकॉर्डिंग जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर रख ली। सेम ऐसे ही b की जो वैल्यू थी, देखिए यहाँ पर हमने क्या करा है, इस 2 को, ये जो 2 है उसको अलग लिख लिया, उसके बाद हमने कुछ नहीं करा, सेम एज इट इज ये अभी तक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करा है, e की पावर x है, e की पावर माइनस के x है, इस माइनस को पहले लिख लिया, तो यहाँ पर बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो माइनस x, तो e की पावर 0 मतलब क्या होता है 1 होता है, e की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये -1 और -1 तो माइनस के 2 हो जाएगा, उस माइनस के 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 2 से वो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमने यहाँ पर लिख रखी है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया, माइनस के 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, e की पावर माइनस x। देखिए ये जो टर्म्स थी ये आपके पास नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए स्क्वायर रूट में लिख लेंगे, स्क्वायर रूट में नीचे आ गई। अब इसको हमने क्या करा है, कहीं पर भी e की पावर सब्स्टिट्यूशन, आपने देखा होगा सब्स्टिट्यूशन जो मेथड सिखाया जाता है इंटीग्रेशन में, तो वही आपको अप्लाई करना है। कहीं पर भी e की पावर माइनस x है, उसकी जगह t रखेंगे, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपके पास रहेगा, देन उसके बाद अप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सिमिलरली ऐसे ही सेम आपको b की वैल्यू निकालनी है, तो b के लिए ये फॉर्मूला, वैल्यू को पुट करेंगे, सेम यहाँ तक सेम एज इट इज है, कुछ नहीं करना। उसके बाद वही सब्स्टिट्यूशन मेथड आप अप्लाई करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के dx की वैल्यू निकालेंगे। dx यहाँ पर है तो इस dx की वैल्यू, ये जो dx की वैल्यू आई है यहाँ पर आप पुट कर देंगे। जैसे ही आप पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगा, और जो भी रिमेनिंग टर्म बच जाती है उस t की ओरिजिनल वैल्यू को पुट कर देंगे, ओरिजिनल वैल्यू को पुट करने के बाद b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू a e की पावर x प्लस b, और a की वैल्यू आप निकाल ही चुके हैं, b की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, दोनों वैल्यू को आप यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट आप कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो क्वेश्चन नंबर डी आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर डी आपको खुद से करना है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको गिवन कर रहा हूं। ठीक है ना, करी तो इतना तो कर सकते हैं ना भाई, वही है, सेम फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है ना, अगर समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से बोलिए, इसकी लाइव महामैराथन आएगी ही आएगी जब हम एग्जाम कराएंगे तब, एग्जाम के टाइम में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13।
वही है, सेम वही है जो अभी हम पीछे पढ़ के आए, बट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर स्टूडेंट क्या होते हैं कि ये वाई डबल डैश से कंफ्यूज होते हैं। तो वाई डबल डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव की 2 बार डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर हमने क्या करा है स्टूडेंट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड, तो डिवाइड करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 अब की बार ये बन जाती है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि यहाँ पर आर ये है आपके पास, और पुट एक्स इज इक्वल टू ई की पावर जेड, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये आपके पास लॉग हो। उसके अकॉर्डिंग वो हमने डी ऑपरेटर के अकॉर्डिंग डी वाली ऑपरेटर की इक्वेशन बना ली। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद ये आपके पास सी एफ आ जाएगा। वही सी एफ के 2 पार्ट होते हैं, पहले पार्ट को यहाँ पर एक्स है यू मानेंगे, दूसरे पार्ट को वी मानते हैं, तो 1/x v मान लेंगे। ठीक है, तो जब आप v मान लेंगे तो y इज इक्वल टू ए यू प्लस के बी वी। ठीक है, तो u की वैल्यू क्या है वो हमने रख दी, b की वैल्यू क्या है वो हमने रख दी। तो a का फॉर्मूला लगाया, वही जो अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं, a का फॉर्मूला लगाएंगे। a के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी r की वैल्यू वो है, r की वैल्यू आपको मैंने बताई दी कि जो इज इक्वल टू से दूसरी साइड होती है, वो आपने लिख लिया। उसके बाद e की पावर x 1/x, v क्या है आपके पास 1/x है, e की पावर x क्या है 1/x है। ओके, एक सेकंड, ओके, e की पावर x क्या है, ये है आपके पास। ठीक है, ओके, तो देन उसके बाद जो भी वैल्यू आपके पास दी गई है वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये सेम एज इट इज है, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस के 2/x बचेगा, ये 2 क्या चला जाएगा इधर साइड आ जाएगा, और यहाँ से इस x से ये x कैंसिल आउट, तो e की पावर x आपके पास बचेगा। ठीक है, ये आपके पास e की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आप b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो b की वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, तो b की वैल्यू के लिए ये आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो b का फॉर्मूला आप लगा लेंगे। तो सेम एज इट इज, कुछ नहीं है यहाँ पर। अब की बार क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस के 2 बाहर आ जाएगा, ये x जो है वो ऊपर चला जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आपको बाई पार्ट्स लगाना है, बाई पार्ट्स होता है इंटीग्रेशन में। ठीक है, बाई पार्ट्स के लिए आप ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख देंगे वैल्यू को, देन उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। कंप्लीट सॉल्यूशन, वही आपको कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है, a की वैल्यू है b की भी वैल्यू है, दोनों को वैल्यू को आप लिखेंगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आपके लिए ही छोड़ रहा हूं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है इस वजह से, तो थोड़ा आप भी खुद से ट्राई करिए, इजी है ज्यादा हार्ड नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं जल्दी से जल्दी बता देता हूं आपको। सबसे पहले डी ऑपरेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेम एज इट इज सबसे पहले, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, m की 2 वैल्यू आएंगी 3 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, एक को u मानिए, दूसरे को v मानिए, दोनों को u और v, और r आपके पास क्या होता है, ये आपके पास क्या है r है, ये आपके पास क्या है, आपके पास r है। ठीक है, और कंप्लीट सॉल्यूशन आप जानते हैं y इज इक्वल टू ए यू प्लस के बी वी। तो u की वैल्यू जो है और b की वैल्यू जो है वो आपने a का फॉर्मूला लगाइए, a के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आपको रखनी है, r की क्या है, v की क्या है, u की क्या है, v1 का मतलब डेरिवेटिव, v1 को v को डेरिवेटिव करिए फर्स्ट एक बार, देन उसको u1 को डेरिवेटिव करिए, v की वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी a की वैल्यू। ठीक है, सेम ऐसे ही आपके पास b के लिए ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, b की r की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू क्या है, दोनों को वैल्यू को रखेंगे, u v1 की वैल्यू क्या है माइनस के, वही आपको सेम वैल्यू आपको पुट करना है, देन उसके बाद 1/x स्क्वायर बचता है, इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो माइनस 1/x बचेगा। कंप्लीट सॉल्यूशन आप जानते ही हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए ये आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, जल्दी 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 जल्दी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। वही सेम वही क्वेश्चन है, चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पहले हम करा चुके हैं। सेम ऐसे ही कंपेयर करेंगे, ये p की वैल्यू, ये आपके पास q की वैल्यू, ये 2 और साइन स्क्वायर, ये आपके पास q की वैल्यू है, और ये आपके पास r की वैल्यू है। तो p की वैल्यू, q की वैल्यू, r की वैल्यू।
ठीक है। यहां से फिर क्या करते हैं, चूज जेड, जेड को हम चूज करते हैं। तो जेड क्या होता है, ये आपके पास होता है। इसमें ये जो 2 है इसको हम कांस्टेंट मानते हैं, बट क्या लेना है आपको, साइन स्क्वायर लेना। तो यहाँ पर डी जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर। मैंने बोल दिया कि यहाँ पर 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट नहीं चलता। तो डी जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि जब इस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट में जाएगा, तो साइन एक्स बचेगा। क्या बचेगा, साइन एक्स। सेम ऐसे ही इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस एक्स होगा। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन आप कर देंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी माइनस के cos x। उसके बाद P1 के लिए ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, पीछे बताया ही था हमने। तो P1 की जो जो वैल्यू है, डी स्क्वायर की वैल्यू भी पता है, डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू आपको पता है। सभी वैल्यू को आप पुट करेंगे तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सेम ऐसे ही Q1 की वैल्यू, Q की वैल्यू आपको पता है, ये आपने लग दी, और डी जेड अपॉन डी एक्स इसका स्क्वायर की वैल्यू, इससे ये कैंसिल आउट, तो बचा के आपके पास 2। R की वैल्यू, R1 की वैल्यू सेम ऐसे ही, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर वैल्यू कैंसिल आउट, तो e की पावर माइनस के cos x, तो माइनस के cos x को हमने क्या लिख लिया, z लिख लिया। सेम न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन, वही जो पी क्यू आर की, पी क्यू और आर की वैल्यू है वो आपने लिख ली। सेम उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद m1 m2 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से m1 और m2 की वैल्यू के अकॉर्डिंग CF आपने निकाल लिया, और PI निकाले ही देखते हैं 1/f(d) मल्टीप्लाई q। तो q आपके पास क्या है, e की पावर z, e की पावर z। इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि a की जगह d स्क्वायर की जगह आपको पुट करना है 1 का स्क्वायर प्लस d की जगह 1। देन उसके बाद सॉल्व करेंगे तो 6 e की पावर z अपॉन 6, और z की जगह आपको पुट कर करना है माइनस के cos x, क्योंकि आप देखेंगे, और z की जगह माइनस के cos x। तो उसमें कंप्लीट सॉल्यूशन वही, कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो z की जगह आप इसमें पुट क्या करते जाइए, माइनस के cos x पुट करेंगे, ये आपके पास फाइनल आंसर है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ये। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेम, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कॉची-आयलर इक्वेशन है। अब यहाँ पर जहां पर वह x होगा, e की जगह x की जगह e की पावर z, दोनों तरफ log लिया हमने, तो z इज इक्वल टू log x बचता है। कहीं पर भी आपको ये टर्म दिखाई दे तो उसकी जगह आप ये पुट करेंगे, और कहीं पर भी ये टर्म दिखाई दे तो उसकी जगह आप ये पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप दोनों टर्म में आप देखेंगे, पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो उसकी जगह डी माइनस 1 वाई पुट करेंगे। सेम ऐसे ही एक्स डी वाई डी अपॉन डी एक्स की जगह डी वाई पुट करेंगे, और बाकी की टर्म क्या रहेगी, सेम। तो उसकी जगह हमने पुट कर दी, ये वैल्यू यहाँ पर हमने क्या कर दी है, पुट कर दी है। अब यहाँ पर आप इस तरफ देखेंगे तो एक्स स्क्वायर है, क्या है, एक्स स्क्वायर। तो हमने बोला कि एक्स की जगह ई की पावर जेड, मतलब ई की पावर 2z हो जाएगा, ई की पावर 2z, और यहीं पर log x होता है तो log x की जगह आपको क्या पुट करना है, z आपको पुट करना है, तो log x की जगह आपने z पुट करा। तो बाकी की टर्म ये आपके पास सेम रहेगी। इसको सॉल्व करेंगे, डी की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। इसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद m की 2 वैल्यू आएंगी, दोनों वैल्यू के अकॉर्डिंग CF आप निकाल लेंगे, तो CF आपने निकाल लिया। ठीक है, ये आपके पास निकाल लिया। PI के लिए 1/f(d) मल्टीप्लाई Q आपके पास ये है। उसके बाद इस ये जो आपके पास है e की पावर जो है उसको इधर लेकर आते हैं, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 2, तो d प्लस 2 का स्क्वायर आप पुट करेंगे, तो देन उसके बाद ये आप वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे, खोलेंगे, ओपन करेंगे फॉर्मूले को, तो z आपके पास रहेगा। ठीक है, ये आपके पास, तो फिर ये z क्या है, पॉलिनोमियल बन जाता है। पॉलिनोमियल वाला केसेस है तो उसमें बाइनोमियल अप्लाई करेंगे, तो -3 हमने कॉमन लिया, तो -3 के अकॉर्डिंग ऊपर वाली टर्म पहुंच जाएगी माइनस में पहुंच गई। सेम इसको बाइनोमियल को एक्सपेंशन करेंगे, बाइनोमियल को एक्सपेंशन करने के बाद ये z की मल्टीप्लाई इसके साथ, z की इसके साथ, z की इसके साथ, जितनी बार d है उतने टाइम हम डेरिवेटिव कर देंगे। तो डेरिवेटिव करने के बाद ये आपके पास आई, z की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, z बराबर log x रखना है, तो y इज इक्वल टू CF आप पुट करेंगे, तो जनरल सॉल्यूशन या फिर PI, तो y इज इक्वल टू CF और PI। ठीक है, और वही x की जगह e की पावर z या z की जगह log x पुट करना है, तो सेम ऐसे ही कहीं पर e की पावर z है, या आपके पास e की पावर 3z है, तो e की पावर z की पावर 3 लिख सकता हूं, तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, x, तो x की पावर 3। सेम ऐसे ही x की पावर 1 और log x, तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाता है। अब हम क्वेश्चन बी का पार्ट चलते हैं, इसी का बी पार्ट है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बी पार्ट भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बी पार्ट भी। दोनों क्वेश्चन आप कर लेंगे तो
बढ़िया हो जाएगा आपका। और पहली यूनिट फिर जैसे ही हम बोलेंगे तो पहली यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर यही है, सेम आपको एज इट इज करना है वही, लेकिन ये क्या है, y की मल्टीप्लाई आप अंदर करते हुए जाइए। ये हमने थोड़ा सा डी ऑपरेटर जिस टाइप से आपकी इक्वेशन लिखी हुई रहती है उस टाइप से हमने लिख लिया, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको करना क्या है, y की मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर के, ये y की, तो ये आपने कर ली। और ये जो टर्म है ये आपके पास सेम एज इट इज है, हमने कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करी है इसके साथ। सर छेड़ाछाड़ी का मतलब क्या होता है कि सर हम कोई वो थोड़ी है कि हाँ बस समझ जाओ। x इज इक्वल टू e की पावर z, ठीक है। और यहाँ पर दोनों तरफ लॉग लिया तो z इज इक्वल टू लॉग एक्स। बेसिकली यहाँ पर मैंने बताया अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कि कहीं पर भी x dy अपॉन dx होता है तो dy रखते हैं, अगर कहीं पर x स्क्र डी स्क्र y अपॉन dx स्क्र होता है तो इसकी जगह हम ये पुट करते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसे ही ये दोनों वैल्यू के अकॉर्डिंग हम d की ऑपरेटर की फॉर्म में यहाँ पर हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो d ऑपरेटर की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर आप देखिए cos log x है तो log x की जगह z रखा तो cos z प्लस x, sin log x है तो sin z आपके पास हो जाएगा। और x की जगह आपको पुट क्या करना है, e की पावर z, तो e की पावर z, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये लिख ली, ठीक है। बाकी की सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना आप जानते ही होंगे, तो सेम आपने एज इट इज सॉल्व करिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो उसके बाद माइनस के 2d प्लस के 4 y इज इक्वल टू सेम एज इट इज आपके पास ये रहेगी, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई भी। देन उसके बाद d की फॉर्म में आपके पास हो गई कन्वर्ट। उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। ऑक्सिलरी इक्वेशन को आप देखेंगे कि सर ये इसके तो फैक्टर नहीं हो रहे हैं बाय यूजिंग द श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बात एक ही है। उसके बाद वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से m की दो वैल्यू आपके पास आ जाएंगे। जैसे आपके पास m की दो वैल्यू आ गई तो CF आप निकाल ही सकते हैं, ये आपके पास CF हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही CF आपके पास हो जाएगा तो CF आपने निकाल लिया। तो PI कैसे, 1/f ऑफ d मल्टीप्लाई Q। यहाँ पर भी दो पार्ट हैं, एक पार्ट ये, एक दूसरा पार्ट ये। तो दोनों पार्ट के लिए ये जो d स्क्वायर माइनस के 2d प्लस के 4 है अलग अलग हो जाएगा। तो एक पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा। सेम ऐसे ही वही करना है, इस d की जगह माइनस के 1, भाई d अगर कोई cos ax वाला या sin x वाला केस होता है तो माइनस a स्क्वायर होता है, तो माइनस के 1 स्क्वायर आपको पुट करना है किसकी जगह, d स्क्वायर की जगह। तो माइनस के 1 स्क्वायर जैसे आप पुट कर देंगे, ये आप पुट कर दिया। सेम ऐसे यहाँ पर आप पुट क्या करेंगे, d प्लस 1 आप पुट करेंगे, d प्लस 1 पुट कर दिया, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। इसके बाद इसको होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज अपोजिट साइन से रेशनलाइज करा, e की पावर z, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा, ठीक है। देख लीजिएगा आप रिमेनिंग टर्म जो बचती हैं। तो PI इज इक्वल टू ये आपके पास बचता है। इसके नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम में मिल जाएंगे, तो बस वहीं से आपको देखना है। उसके बाद माइनस के 2d ये आपके पास ऊपर बच गया। उसके बाद इसको नीचे एक फॉर्मूला बचता ही है, 2 दूनी 4d स्क्वायर माइनस के 3 तिया 9, ये आपके पास फॉर्मूला बनता है। सेम ऐसे यहाँ पर d स्क्वायर की जगह माइनस के 1 पुट आपको पुट करना है। उसके बाद क्या करना है, इस cos z की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, इसके साथ करनी है। तो मल्टीप्लाई अगले स्टेप में हम करेंगे। तो d स्क्वायर की इस d स्क्वायर की जगह आपको पुट क्या करना है, 1 स्क्वायर, तो 1 पुट करिएगा, ठीक है। माइनस 1 स्क्वायर पुट करेंगे तो -4 प्लस माइनस के 9, और ये जो टर्म है ये आपके पास सेम एज इट इज बचेगी, ठीक है ना। ओके, तो ये आपके पास PI बराबर ये आपके पास बच जाता है। सॉल्व किया हमने तो उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, दोनों की मल्टीप्लाई करी। d का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव, cos z का डेरिवेटिव माइनस के sin z, ठीक है, माइनस के sin z। आगे पीछे ये हमने कर दिया, देखिए 3 cos z, ये 1/13 हमने लिख लिया अलग, और ये 2d जो था 2 sin z बन गया माइनस के, और ये जो टर्म है ये आपके पास क्या है, सेम। तो y इज इक्वल टू CF, कंप्लीट सॉल्यूशन आप जानते होंगे। तो y इज इक्वल टू CF, जो CF था वो वैल्यू हमने लिख ली, और ये आपके पास PI आया है तो PI हमने ये लिख लिया। अब z की भी तो ओरिजिनल वैल्यू को आपको पुट करना होगा, तो z की ओरिजिनल वैल्यू को आप पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू x। यहाँ पर e की पावर z की जगह आप क्या पुट करेंगे, x करेंगे, तो x आपने पुट करा C1। इस z की जगह आपको पुट क्या करना होगा, log x, तो इस z की जगह log x, 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 और इस z की जगह log x, और इस e की पावर z की जगह x आपको पुट करना होगा। और पट करने के बाद पट करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं।
आई होप कि आपको ये इजीली क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। पहली यूनिट से मैं गारंटी लेता हूं स्टूडेंट कि यदि आप इन 20 क्वेश्चन को कर लेंगे तो पहली यूनिट से आपके 18 नंबर से कम नहीं आएंगे, अगर आप इन क्वेश्चन का बार बार रिवीजन करेंगे। सेम ऐसे ही हम यूनिट 2 लेकर आएंगे, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 आपके एग्जाम से पहले आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और वो छोड़कर क्यों गई ये भी बताइएगा, ठीक है ना। ओके।